हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, तो कल और परसों दो तीन लेक्चर में हमने जीडीपी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को जान लिया। प्लस हमने पीवाईक्यूज भी यूपीएससी के जो है वो सॉल्व किए थे और अदर एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे और ये देखा था कि कैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इन्फ्लेशन पे होगा बेसिकली। और इन्फ्लेशन में हम लोग ये देखेंगे आज की क्लास में कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन्फ्लेशन के। प्लस हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें सीपीआई देख लेंगे, डब्ल्यूपीआई देखेंगे और उसमें वेटेज। और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक जो है वो इन्फ्लेशन रहा है। अभी मैं राइट नाउ इसी क्लास में आपको 2 एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे 2015 में, और 2020 में भी एमसीक्यू जो है वो इसके ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए इन्फ्लेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है? इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन है जब चीज़ों के जो प्राइस है, जो नॉर्मली चीज़ों के प्राइस हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर ऑन दिस? अब वो जो प्राइस इंक्रीज होते हैं उसके कुछ सोर्सेज होंगे या उसके कुछ रीजंस होंगे। अब ये जो प्राइस इंक्रीज करने की सिचुएशन आती है मार्केट में, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इसके जो रीजंस हैं उसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं डिमांड, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं सप्लाई। तो कौन से दो? डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब डिमांड, पहली चीज ये है कि मान लो लोगों के पास जो है वो पैसा आना शुरू हो गया। अब हर व्यक्ति के पास इनकम जो है वो उनकी इंक्रीज हो रही है। अब इस चीज के चलते क्या होगा, हर व्यक्ति जो है चीजों को खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च करेगा। और हमें ये पता है अगर कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस जो है वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। और सप्लाई के केस में अगर हम ध्यान से देखें तो सप्लाई के केस में क्या होगा, मान लो ये पेन है और ये पूरी दुनिया में एक ही पेन बचा है, तो इसके प्राइस क्या होंगे? आप लोग इजीली जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसके प्राइस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसे पेन जो है वो काफी सारे हैं दुनिया में तो उसके प्राइस जो है वो डिक्रीज होंगे। तो अगर सप्लाई साइड से कोई फैक्टर जो है किसी भी चीज के प्राइस को इफेक्ट करता है और उस वजह से उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या फिर इसका दूसरा नाम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं। और अगर जो है इनकम, लोगों की इनकम और उनके पास जो पैसा है वो उससे डिमांड क्रिएट होती है और जिससे प्राइस इंक्रीज होते हैं, उस समय जो प्राइस इंक्रीज होते हैं उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर ऑन दिस? अभी तक हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन क्या होती है? अगर नॉर्मल प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके रीजन हमने देख लिए कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन हो सकते हैं और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हम जानने वाले हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के क्या क्या वेज है। सबसे पहले एक चीज देखिए, तीन लेवल्स अगर हम बना देते हैं। पहला जो लेवल है वो है प्रोड्यूसर का लेवल, उसके नेक्स्ट जो लेवल है वो है होलसेलर। क्लियर ऑन दिस? और उसके नेक्स्ट जो लेवल है वो है रिटेलर, और उसके बाद जो लेवल है वो है एक कंज्यूमर। क्लियर ऑन दिस? अब ये लेवल्स होते हैं, कोई भी चीज की जो प्रोडक्शन होगी तो उसमें यही लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया के केस में क्या होगा, जो लेवल होलसेल से रिटेलर के पास जा रहा है इसके लिए जो इसको इन्फ्लेशन को मेजर किया जाएगा उसके लिए बनाया जाएगा डब्ल्यूपीआई। क्या है उसको मेजर करने का वे? डब्ल्यूपीआई। और जो रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है उसको मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सीपीआई। सीपीआई, सीपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई की क्या फुल फॉर्म है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। आप इस चीज को जो है वो समझ चुके होंगे कि डब्ल्यूपीआई जो है वो किन लोगों के द्वारा सेल किया जा रहा है और किस लोगों के पास जा रहा है और फिर उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। और सीपीआई के केस में जो है किसके पास से आ रहा है और कहां पे जा रहा है। अब एक चीज इसमें और जो है वो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर हमने कंज्यूमर्स का आइडिया लगाना है, इंडिया में जो नॉर्मल कंजम्पशन लोग कर रहे हैं उसमें हमने आइडिया लगाना है कि इन्फ्लेशन जो है वो कितनी हो रही है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? सीपीआई। रीजन इसका ये है क्योंकि सीपीआई सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है और उसमें जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको बता रहा है। लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है वो उसकी रेलिवेंस क्या है? डब्ल्यूपीआई की सिंपल सी रेलिवेंस ये है कि डब्ल्यूपीआई उस समय यूज होगा जब हमने ये कैलकुलेट करना कि हमारे इंडिया में जो है वो
इंडस्ट्रीज में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कितना पैसा आ रहा है जो होलसेल में चीजों को सेल कर रहा है रिटेलर के पास। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे जो कि जैन फेब के आसपास रिलीज होता है, उसमें जो है उन्होंने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो करते हैं वो लोग। अब अगर मान लो डब्ल्यूपीआई जो है वो यहाँ पे है और सीपीआई जो है वो यहाँ पे है, इस चीज से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अगर इसमें गैप बहुत ज्यादा है, इस चीज से सिंपल सा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कंज्यूमर को जो मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, लेकिन डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेलर के द्वारा जो सेल किया जा रहा है वो लो प्राइस पे सेल किया जा रहा है। क्लियर ऑन दिस? इसका मतलब जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अब नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जो है वो यही सोचेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो तो गलत चीज है। रीजन इसका ये है कि उसमें जो चीजों के प्राइस है वो नॉर्मली इंक्रीज कर जाते हैं। अब नॉर्मली इंक्रीज कर जाते हैं तो इस वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का एक जो है और चीज है उसमें कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो है वो 100 रुपए हैं और इन्फ्लेशन आने के बाद उसी मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर मेरी फिक्स वेजेस हैं तो उसमें भी डिक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सीपीआई का एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड सीपीआई का क्या है? बेसिकली मान लो कि आप एक कंपनी ओन कर रहे हो और क्योंकि सीपीआई जो है उसमें इंक्रीज देखने को मिला, मान लो इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमी में, अब उस इन्फ्लेशन के चलते हुआ क्या, आप जो चीज की प्रोडक्शन है आपकी उसके प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं हर साल। अब ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं यही आपको इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप और ज्यादा प्रोडक्शन करो, आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। क्लियर ऑन दिस? अब उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा जनरेशन करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हुए तो उनकी जो इनकम जनरेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, और अगर इनकम जनरेशन ज्यादा हो रही है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। कल हमने जो जीडीपी का बेसिक सा फॉर्मूला देखा था वो क्या था? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही फॉर्मूला देखा था। यहां पे C क्या था? कंजम्पशन, I क्या था? इन्वेस्टमेंट, G क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X क्या था? एक्सपोर्ट, और M क्या था? इंपोर्ट्स। अब एक चीज देखिए कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो आएगी इंडियन इकोनॉमी में, एक्चुअल में ये चारों चीजें जो है वो आपस में को लिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में कंजम्पशन को जनरेट करती है, और कंजम्पशन से जो है वो इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी में। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अब जो हमने बातें की हैं इन चीजों को एक बार देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन की जो फॉर्मल वे में डेफिनेशन है वो क्या होती है। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब होता क्या है, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, जब चीजों के प्राइस जो है वो नॉर्मली इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं? इंक्रीज। अब इन्फ्लेशन की जो नेचर होती है वो क्या होती है? प्राइस जो राइज होते हैं उस नेचर जो है वो दो बेसिस पे डिफाइन की जा सकती है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। अगर इन्फ्लेशन आने का जो कारण है वो सप्लाई से लिंक्ड है तो इसको बोल सकते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, और अगर इसका रीजन जो है वो डिमांड साइड से रिलेटेड है तो इसको डिमांड साइड इन्फ्लेशन जो है वो बोल सकते हैं। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमने बोला था वो क्या था? डब्ल्यूपीआई, और उसके नेक्स्ट क्या था? सीपीआई। अब इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई जो है वो क्या होते हैं, इनके लिए बेस ईयर क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूपीआई को निकालने के लिए और सीपीआई को निकालने के लिए। और यूपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा था वो इन्हीं चीजों से पूछा था, पीवाईक्यू जो पूछा गया। सबसे पहली चीज ये है कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है? वो प्राइस इंडेक्स जो हमें ये बताता है कि होलसेल जो है वो कितने पैसे के ऊपर रिटेलर को सेल कर रहा है कोई भी चीज, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या डेफिनेशन होती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकंड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूपीआई को निकालने के लिए, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री जो है डब्ल्यूपीआई की फिगर्स को निकालेगी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर डब्ल्यूपीआई में कौन कौन सी आइटम्स हैं जो बेसिकली गिनी जाती है। डब्ल्यूपीआई का अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहती है वो रहती है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की। क्लियर ऑन दिस? सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है?
मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की। जो सेकंड नंबर पे रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स जो है वो हैं जो रोजाना की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं, जो बेसिक आइटम्स हैं। क्लियर ऑन दिस। और उसके बाद जो है इसकी स्मॉल स्मॉल बाइफर्केशंस होती हैं, उनको जानना जो है वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। और थर्ड नंबर पे जो है वो क्या होता है, फ्यूल वगैरह के प्राइस जो है वो। तो क्लियर ऑन दिस। अब आपको WPI के बारे में जो है वो क्या क्या क्लियर हो गया है। आपको ये क्लियर हो गया कि WPI जो है वो होता क्या है, किस मिनिस्ट्री से निकाला जाता है, और तीसरी चीज जो हमने देखी कि इसमें किस चीज को कितनी डोमिनेंस जो है वो दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को इसमें ज्यादा दी जाती है। क्लियर ऑन दिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेस ईयर की। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सर बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर क्या होता है, इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन से समझाता हूं। मान लो आप +1 क्लास में हो। कौन सी क्लास में हो, +1 में हो। और आपके 10th में जितने नंबर आए थे उससे अगर कंपैरिजन किया जाए कि +1 में कितना इंक्रीज देखने को मिला, उस चीज को बोलते हैं बेस। आपने जो बेस सेट किया और उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो वैसे ही WPI के लिए भी एक बेस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि किसी ईयर को जो है वो बेस मान लिया जाता है। नॉर्मली केस में जो है WPI के लिए जो बेस माना जाएगा या CPI के लिए बेस माना जाएगा, इवन GDP के लिए भी बेस माना जाता है। वो कोई भी ऐसे ईयर को नहीं माना जाएगा जो भी जो है वो बूम ईयर है। मान लो किसी ईयर में जो है वो प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा थी, या फिर मान लो 2020 में कोरोना के चलते जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो थी। अब इन दोनों ईयर्स को हम लोग बेस ईयर नहीं मानेंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, अगर आप अपना कंपैरिजन किसी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे से करोगे तो आपके नंबर हमेशा उसमें कम दिखाई देंगे। अगर मान लो किसी बहुत ज्यादा पुअर स्टूडेंट से करोगे तो उस केस में नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। इस वजह से जो नॉर्मल सा ईयर होता है उसको ही नॉमिनल जो बेस ईयर है वो माना जाता है। WPI के लिए जो बेस ईयर माना गया वो 2011-12 को माना गया अभी राइट नाउ। ठीक है, और ये कब हुआ है, 2017 में। उससे पहले 2004-5 को बेस ईयर मानते थे। यहां तक WPI में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। प्लस इसका जो MCQ बना था तो UPSC ने ये पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में जो है वो किस चीज की ज्यादा डोमिनेंस रहती है। सेकंड एक चीज और है कि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्लियर ऑन दिस। लेकिन CPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। अब 5 चीजें जो है हमने WPI के बारे में जान ली है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। ओके, एक बार इसकी डेफिनेशन को भी जान लेंगे। WPI की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये किस चीज की चेंज के बारे में मेजर करता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पे सर्विसेज नहीं लिखा, लेकिन CPI की डेफिनेशन में यहां पे सर्विसेज भी आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें जो है वो बल्क में खरीदी बेची जाती हैं तो उस चीज के इंडेक्स को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं WPI। सेकंड, इसके बारे में क्या चीज जाननी जरूरी हो जाती है कि ये इन्फ्लेशन बताता है किस लेवल पे। अगर मान लीजिए आप अमेरिकन हैं, आपने इंडिया में जो है अपना कोई प्रोडक्शन हाउस लगाना है और जिस चीज को आपने बेचना है वो भी इंडिया में ही बिकती है, तो क्या WPI को कंसीडर किया जाएगा आपके द्वारा? ऑब्वियसली किया जाएगा। होलसेल में अगर आप चीजें इंडेक्स पता करेंगे तो आपको ये अंदाजा लगाना इजी हो जाएगा कि वो चीजों के प्राइस जो है वो कैसे जाएंगे। पब्लिशिंग किसके द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक चीज और जान लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। इसका क्रिटिसिज्म इस वजह से किया जाता है क्योंकि नॉर्मली लोगों के द्वारा बोला जाता है कि CPI जो है वो कंज्यूमर के बारे में बताता है, लेकिन WPI जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर से रिलेटेड है और इसका बेस जो है वो स्मॉल है। तो इसको निकालने का क्या रेलेवेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमने बेस ईयर भी डिस्कस किया था। बेस ईयर कितना है इसका, 2011-12। और कब ये चेंज हुआ था, 2017 में चेंज हुआ था, और उससे पहले क्या था, 4-5 को बेस ईयर माना गया था। क्लियर ऑन दिस। ओके, सो अभी आपको बेस ईयर जो है वो भी WPI के लिए क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक हल्का सा चेंज है जो आप लोगों को देखना है। लास्ट स्लाइड में जो मैंने बताया था आपको कि कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, उसमें मैंने गलती से आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बोल दिया, जो कि नहीं है। उस चीज का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो CPI के लिए होता है। वो बाई चांस कंफ्यूजन में मुझसे जो है वो ये हो गया था।
लेकिन आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है निकालने के लिए। तो WPI के बारे में क्लियर है आप सभी लोगों को। अब नेक्स्ट WPI के बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर होता है वो होता है CPI। और CPI में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि CPI जो है वो बेसिकली रिटेलर से जो कंजम्पशन जो कर रहा है व्यक्ति, जो कंज्यूमर है, तो उसके पास जो है वो चीज़ें जाती हैं। तो CPI की पहले डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद चीज़ों को जानते हैं। CPI मेजर द प्राइस चेंज फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ रिटेलर बायर। उसके प्रोस्पेक्टिव से जो निकाला जाता है तो उसको CPI बोल देते हैं। NSO के द्वारा रिलीज किया जाएगा। सेकंड, इसमें ये जानने वाली चीज है कि क्या क्या आइटम्स जो है वो इसमें होती है। इसमें बेसिकली फूड आइटम्स होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सर्विसेज जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो इसकी कैलकुलेशन का तरीका आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये है कि इसकी सब ग्रुपिंग क्या क्या की गई है। इन चीज़ों को हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा और वो डायग्राम को आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट आगे टाइप्स। अब देखिए CPI जो है इसको निकालने के लिए कौन कौन सी टाइप्स जो है वो हमारे पास होती हैं। तो बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है मिनिस्ट्री CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लेबरर्स और लास्ट वाला है रूरल लेबरर्स। जो पहली 3 CPI की वैल्यूज हैं इसको निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखने के लिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन आए, आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि वर्कर लेबर जो है वो किस में लिखा हुआ है। वर्कर लेबर जो है वो बस इन तीनों में लिखा हुआ है और इन तीनों को निकालने वाली मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर ऑन दिस? यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फोर्थ वाला। फोर्थ वाला जो है वो रूरल अर्बन और इसका कंबाइंड होता है। जो कंबाइन निकाला जाता है वो निकाला जाता है एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, जिसमें मैंने WPI में बोल दिया था। क्लियर ऑन दिस? तो अभी तक CPI के बारे में देख लिया। प्लस एक चीज और है कि CPI में सबसे ज्यादा वेटेज जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? CPI में सबसे ज्यादा वेटेज जो दी जाती है वो फूड एक्सेट्रा इन सब चीजों को दी जाती है जो खाने से संबंधित है। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसमें बेस ईयर जो है वो CPI का क्या होगा? बेस ईयर CPI का 2012 होगा। लेकिन जो बेस ईयर है सिर्फ एक चीज के लिए चेंज होगा, जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है उसमें बेस ईयर 2016 को जो है वो रखा गया। बाकियों के केस में 2012 इज द बेस ईयर। लेकिन CPI IW में कितना आएगा? 2016। क्लियर ऑन दिस? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये भी है कि RBI के जो MPC है, MPC स्टैंड फॉर विच कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके द्वारा जो है वो CPI की चीजों को यूज किया जाएगा ये नॉलेज लेने के लिए या फिर ये कैलकुलेट करने के लिए कि मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन है, और उस अकॉर्डिंगली फिर वो अपना CRR, SLR, रेपो और रिवर्स रेपो जो है वो अपना फिक्स करेंगे। क्लियर ऑन दिस? और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 2014 में जो है ये अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट, अभी जो चीज़ों को हमने जाना है इसकी जो MCQ है तो उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या MCQ पूछा गया है। ये MCQ UPSC PYQ में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं क्या बोला है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द WPI इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस। WPI इंडिया में जो है वो मंथली बेसिस पे होता है। क्लियर ऑन दिस? सही है ये स्टेटमेंट। एज कंपेयर टू CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द WPI गिव लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CPI और WPI के मान लो ये दोनों सर्कल बना दिए मैंने। CPI के केस में ज्यादा डोमिनेंस किसको दी जाती है? CPI के केस में फूड। क्लियर ऑन दिस? फूड आर्टिकल्स को इसमें ज्यादा वेटेज दी जाएगी। और WPI में ज्यादा वेटेज किसको दी जाती है? मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को दी जाती है। किसको दी जाती है? मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को। और इस डायग्राम जो मैंने अभी आपको समझाई है इस अकॉर्डिंगली जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाती है? राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। क्लियर ऑन दिस? पहला MCQ जो है वो सॉल्व हो गया है हमारा, और ये डायग्राम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्लियर ऑन दिस? अब WPI जो निकाला जाएगा उसमें अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि 64% की जो वेटेज है वो किसको दी गई है? वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को दी गई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो प्राइमरी आर्टिकल्स को दी गई है विच इज 20%।
और थर्ड नंबर पे क्या आता है, फ्यूल एंड पावर, तो वो कितना है 14.9% की जो वेटेज है वो इसको दी गई है, फ्यूल एंड पावर को दी गई है। नेक्स्ट अगर सीपीआई की बात करें तो सीपीआई के केस में सबसे ज्यादा वेटेज 45% की जो है वो किस चीज की है, फूड एंड बीवरेजेस की। क्लियर ऑन दिस। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली जो है बाकी चीजों की वेटेज जो है वो दी गई है। अब ये डायग्राम जो है आप सब लोगों को क्लियर होगी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि सर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज है जो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। पहली चीज है लेवल ऑफ मेजरमेंट। जो डब्ल्यूपीआई है वो प्रोड्यूसर लेवल पे जो है वो चीजों को कैलकुलेट करेगा, लेकिन जो सीपीआई है वो कंज्यूमर लेवल पे कैलकुलेट करता है। पहला डिफरेंस आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया सर्विसेज के ऊपर। आप सब लोगों के साथ हमने अभी डिस्कस किया कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन सीपीआई में सर्विसेज को लिया जाता है, सर्विसेज को इसमें लिया जाएगा। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट वेटेज की डिस्ट्रीब्यूशन करें अगर, तो यहां पे मोर वेटेज जो है वो किसको दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को दी गई है, लेकिन सीपीआई के केस में मोर वेटेज जो है वो फूड आइटम्स को दी गई है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू जो पूछा गया है उसको डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन द डब्ल्यूपीआई। बिल्कुल ठीक है, सीपीआई में फूड की वेटेज जो है वो ज्यादा होती है रेदर देन डब्ल्यूपीआई। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर ऑन दिस। द सीपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैलकुलेट और कैप्चर द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has now adopted WPI as a key measure of inflation and to decide on the changing the key policy rate। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो है वो क्या WPI को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए या उसकी जो वैल्यूज निकालते हैं, तो इसका आंसर जो है वो नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 3 अगर जाता है तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। नेक्स्ट आ गया कि अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि इन्फ्लेशन की डिसएडवांटेजेस क्या है या इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कीजिए, तो उनको एक बार लाइन वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली डिसएडवांटेज जो है इन्फ्लेशन की वो क्या है, परचेजिंग पावर को ये लोअर कर देता है, लोअर द परचेजिंग पावर, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार नीचे आ जाती है। क्लियर ऑन दिस, पहला वाला जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जिन लोगों की फिक्स सैलरी होती है या फिक्स इनकम होती है, तो उन लोगों की इनकम जो है वो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होगी, तो इस वजह से सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग कौन होंगे, सैलरी देन पेंशनर्स, तो ये होंगे। सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट सफर ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाती है। अब अगर डेप्रिशिएट कर जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले आप 1 यूरो के लिए मान लो 90 रुपीज पे करते थे, लेकिन अब उसी 1 यूरो के लिए आपको 110 रुपए पे करने होंगे। इसको बोलते हैं करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी, हमें और ज्यादा पैसा देना होगा एक फॉरेन करेंसी के लिए। अब इस चीज के चलते जो है कैसे इंपोर्ट सफर करेगा, इंपोर्ट यानी कि जो चीजें आप बाहर से मंगवाएंगे, अब अगर वो चीजें महंगी हो जाएंगी तो आप नहीं मंगवाएंगे, तो इसी वजह से लिखा गया इंपोर्ट सफर ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से इंपोर्ट जो है वो सफर करेगा। नेक्स्ट ये है कि इसके डिसएडवांटेज में कि रियल वेजेस जो है वो आपकी कम हो जाएंगी। एक एग्जांपल देता हूं तो उससे जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आज कौन सा दिन है, ठीक है, और आप जो है कितने पैसे लेके गए बाजार में, 100 रुपीज लेके गए, उसके बदले आपने 5 kg ऑफ राइस जो है उसको लिया। कितने राइस को लिया, 5 kg। और नेक्स्ट कौन सा दिन आ गया, थर्सडे, और थर्सडे को भी आप जो है सेम अमाउंट ऑफ मनी लेके गए, और आपको अब राइस जो है वो मान लो महंगा हो गया और अब 4 kg ही मिला है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि रियल वेजेस एक्चुअल में डिक्रीज होगी,
रियल वेजेस एक्चुअल में डिक्रीज कैसी हुई? वेजेस तो आपकी सेम रही, लेकिन उससे जो चीजें आप परचेज कर पा रहे थे उसमें तो गिरावट देखने को मिली, और वो जो है उसी चीज के बारे में लिखा गया कि डिक्रीज इन द रियल वेजेस, डिक्रीज इन द रियल वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ डिक्लाइन इन द कॉम्पिटिटिवनेस, इससे कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। और लास्ट ये है कि रुपीज की जो परचेजिंग पावर है उसमें भी डिक्लाइन आता है। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस है किस चीज की? इन्फ्लेशन की। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या क्या देखा? इन्फ्लेशन के बारे में देखा। एक बार सभी चीजों को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो है हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, जिसमें इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर चीज़ों के प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के फिर उसके बाद हमने रीजंस को हल्का सा डिस्कस किया था, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उसके जो रीजंस हैं वो डिमांड और सप्लाई साइड के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था इनकी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो है दो लेवल्स हैं बेसिकली। पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं WPI, और जो सेकंड लेवल है उसको बोलते हैं CPI। फिर CPI और WPI के बारे में डिस्कस किया था। CPI जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ बताइए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और CPI जो है ये बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में। सबसे पहले एग्रीकल्चर, जिसमें भी लेबरर्स आ गया तो वो किसके द्वारा निकाला जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और लास्ट जो है रूरल अर्बन कंबाइंड, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। बेस ईयर अगर WPI का देखें तो कितना है? 2011-12। और कब चेंज हुआ था? 2017 में चेंज हुआ था। मैक्सिमम वेटेज WPI में किसको दी जाती है? किसको दी जाती है बताइए? मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर CPI की बात करें तो इसके लिए बेस ईयर जो है वो कितना है? 2012 है। सेकंड इसमें ये है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए बेस ईयर जो है वो चेंज हुआ था। और लास्ट हमने ये देखा था कि CPI में हाईएस्ट वेटेज किस चीज की ज्यादा होती है? फूड, यानी कि खाने की आइटम्स की इसमें वेटेज सबसे ज्यादा होगी। तो इन चीजों को जो है हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन के बारे में और चीजें देखेंगे कि इन्फ्लेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, ये सभी चीजों को आगे देखेंगे। थैंक यू।